खबरों का सारथी। संसद में 18 जून से शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। 543 सांसदों को प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे शपथ। 20 जून को लोकसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। कल आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी आलाकमान के नेता भी रहेंगे मौजूद। राहुल, सोनिया और प्रियंका का रायबरेली दौरा। आज चुनाव जीतने के बाद रायबरेली का पहला दौरा। अमेठी रायबरेली जीत के लिए कार्यकर्ताओं और जनता को देंगे धन्यवाद। चुनाव जीतते ही पप्पू यादव के खिलाफ रंगदारी का केस। पूर्णिया के एक बड़े फर्नीचर व्यवसायी ने 1 करोड़ मांगने का लगाया आरोप। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। जम्मू में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमले में 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल। अमेरिकी M4 राइफल का इस्तेमाल। ड्रोन डॉग स्क्वाड की मदद से आतंकियों की तलाश। दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में हीटवेव का तांडव। उत्तर भारत में 5 दिनों तक लू चलने की चेतावनी जारी। महाराष्ट्र के मुंबई में तेज बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इसी बीच नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। और इसी बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जहां पर अश्विनी वैष्णव ने अपना नया कार्यभार संभाला है। उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि न्यूज इंडिया आपको वो तस्वीरें दिखाएगा जहां पर अश्विनी वैष्णव ने नया कार्यभार संभाला है। आपके विजन को इम्प्लीमेंट करने का एक मौका दिया। धन्यवाद। हमारी तरफ से आपको सर एक बार चेयर यहाँ पे आ जाओ इधर। थैंक यू। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अश्विनी वैष्णव ने संभाला कार्यभार। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सामने आ रही थी जहां पर सूचना प्रसारण मंत्री का कार्यभार अश्विनी वैष्णव ने संभाल लिया है। उसकी ये तस्वीरें हैं। अश्विनी वैष्णव को दी गई है मंत्रालय की जिम्मेदारी। करीब 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी अश्विनी वैष्णव को दी गई है। सूचना प्रसारण मंत्री का कार्यभार भी संभाल लिया है। अश्विनी वैष्णव ने संभाला कार्यभार। अश्विनी वैष्णव ने सूचना प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाला। सूचना प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभालते हुए तस्वीरें भी सामने आई जहां पर आपने कुछ देर पहले तस्वीरों में भी देखा और उन्हें पुष्पगुच्छ दे करके उनका स्वागत किया गया। सूचना प्रसारण मंत्री का कार्यभार अश्विनी वैष्णव ने संभाल लिया है। तस्वीरें के न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा था जहां पर अश्विनी वैष्णव ने आज कार्यभार संभाल लिया है। अश्विनी वैष्णव को 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। उनमें से एक सूचना प्रसारण मंत्री का भी कार्यभार है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी पर। एक और तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अश्विनी वैष्णव ने सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां पर अश्विनी वैष्णव ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्हें 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। बढ़ते हैं खबरों में जहां पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद एस जयशंकर ने मंगलवार को बतौर विदेश मंत्रालय काम करना शुरू कर दिया।
एस जयशंकर ने अपने दफ्तर पहुंचकर कार्यभार संभाला। इसके साथ ही वो बतौर विदेश मंत्रालय में लगातार दूसरे कार्यकाल शुरू करने वाले देश के पहले विदेश मंत्री बन गए हैं। आजादी के बाद कोई भी व्यक्ति विदेश मंत्री के तौर पर एक कार्यकाल के बाद दूसरा कार्यकाल शुरू नहीं कर पाया। एक अपवाद देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने लगातार 16 वर्षों तक शीर्ष पद पर रहते हुए विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला था। हाल के दशकों में सिर्फ स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने पीएम मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान बतौर विदेश मंत्रालय 5 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी थी। इसके अलावा सरदार स्वर्ण सिंह को 2 बार विदेश मंत्री बनाया गया है, लेकिन उनका कार्यकाल अलग अलग रहा है। अपने पहले कार्यकाल में एस जयशंकर ने भारतीय कूटनीति का एक बहुत ही तेज तर्रार लेकिन बेहद व्यवहारिक चेहरा पेश किया है। इससे तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत के हितों को सही परिप्रेक्ष्य में रखा जा सका है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूसरी बार अपना कार्यभार जो है वो संभाला है। विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एस जयशंकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी दी गई है और वहीं पिछले कार्यकाल में भी उन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। तो वहीं रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने वाले दूसरे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को अपना पदभार ग्रहण करने के साथ ही कार्यभार संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट लगातार दूसरी बार रेल मंत्री के तौर पर अश्विनी वैष्णव अपना कार्यभार संभाला है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पदभार संभाल लिया और उन्हें 9 जून को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव अपनी साफ और स्वच्छ छवि के साथ बेहतर काम करने वाले नेताओं में जाने जाते हैं। बुलेट ट्रेन का सपना उन्हीं के सपनों में से एक था और अब रेलवे की रफ्तार बढ़ाने के लिए अश्विनी वैष्णव ने लगातार दूसरी बार रेल मंत्री की जिम्मेदारी संभाली है। और वहीं अश्विनी वैष्णव के पास दूसरा मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और कुछ देर पहले तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे जहां पर अश्विनी वैष्णव ने अपने कार्यभार संभाल लिया है। उनके कार्यभार की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही थी। आज उनका पहला दिन था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा उन्हें 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें एक रेल मंत्रालय और दूसरा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय शामिल है। और इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि भारत देश में बुलेट ट्रेन का सपना भी अश्विनी वैष्णव का है। कुछ इस तरीके की जानकारी भी कुछ देर पहले हमने आपको बताई थी। नरेंद्र मोदी जी को भारत ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देशवासियों की सेवा का जो एक मौका दिया है, उसमें रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आप जैसा जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूं। हृदय से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर आपने सुना जहाँ पर अश्विनी वैष्णव ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्हें 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें पहला रेल मंत्रालय और दूसरा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। और 9 जून को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल होते हुए शपथ भी ग्रहण की थी।
और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो अभी 2 तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, जहां पर विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया है और साथ ही अश्विनी वैष्णव को 2 मंत्रालय दिए गए हैं, जिसमें रेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी है। और देखा जाए तो अमूमन प्रधानमंत्री के कैबिनेट में इस बार सेम मंत्रालय जो कि उनके दूसरे कार्यकाल में सौंपा गया था मंत्रियों को, और वही इस बार भी रिपीट किया गया है। इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जाता है, क्योंकि एस जयशंकर की अगर बात करें तो उनकी विदेश की कूटनीति में काफ़ी अच्छी पकड़ मानी जाती है, और रेल मंत्रालय में अगर अश्विनी वैष्णव जी की बात करें तो उनका भी जो सपना कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन का जो उनका सपना है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार उसे भी पूरा करने के लिए अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। अब अनिका, आपको बता दें, जिन 2 मंत्रियों को आपने जिक्र किया वो दोनों मंत्री ब्यूरोक्रेट्स के तौर पर जाने जाते हैं। चाहे अश्विनी वैष्णव की बात की जाए या फिर सुब्रमण्यम स्वामी जयशंकर यानी एस जयशंकर की बात की जाए, दोनों ऐसे नेता हैं जो अधिकारी के तौर पर काम करने के बाद, अश्विनी वैष्णव एक IAS अधिकारी हैं जो अपनी नौकरी छोड़कर आए हैं। एस जयशंकर विदेश सेवा के IFS अधिकारी रहे, वो भी अपनी नौकरी से यहाँ पर आए हैं। तो दोनों ऐसे अधिकारी हैं। एस जयशंकर की पहले बात करते हैं तो एस जयशंकर एक विदेश सेवा के अधिकारी होने के साथ साथ वो कई देशों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी भारत सरकार के लिए, और वो भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कई देशों में उन्होंने काम किया। उनको विदेश नीति, विदेश सेवा और विदेश में कैसे मुद्दों को और जो विवाद सरकार के बीच है उनको कैसे हल करना, संबंधों को कैसे मधुर बनाना है और दोनों के संबंध के ले जाकर भारत में निवेश कैसे कराना है, दोनों के बीच व्यापार कैसे बढ़ाना है, उनके संबंधों की प्रगाढ़ता और जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको कैसे सुलझाना, इन पर एस जयशंकर ने अच्छा काम किया है। इसलिए एस जयशंकर को एक बार फिर मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय का कार्यभार मिला है और उन्होंने अपने मंत्रालय में जाके दोबारा कार्यभार ग्रहण किया, उसी तत्परता के साथ काम शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव राजस्थान से आते हैं, IAS अधिकारी रहे, उड़ीसा कैडर। उन्होंने जब वहां पर तूफान चक्रपात जब ज्यादा आए तो उन्होंने समुद्र किनारे की जिलों में अपने DM के रहते, जब DM के तौर पर कलेक्टर तौर तैनात रहते थे, उस दौरान उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में आए और उनके कहने पर ही उन्होंने नौकरी छोड़ी और भाजपा ज्वाइन की। तो इस लिहाज से देखा जाए कि मोदी सरकार जो 2019 से 24 तक चली, उसमें उनको रेल मंत्री के तौर पर काम सौंपा गया था, और 24 से जब आगे की सरकार फिर से शुरू हुई है तो इसमें फिर एक बार उनको रेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया। ये सूचना प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास हुआ करता था, इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया। बिल्कुल। देखिए अखिलेश जी, साथ ही देखा जाए अगर यहाँ पर 2019 में भी एस जयशंकर विदेश मंत्री थे, अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय था। इस बार 2024 में भी उन्हें यही मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि अश्विनी वैष्णव के पास एक और मंत्रालय की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है, लेकिन इस नए कार्यकाल में 2024 का जो ये नया कार्यकाल है उसमें क्या कुछ जो चुनौतियां हैं वो इनके सामने आ सकती हैं? अश्विनी वैष्णव की चुनौतियों के तौर पर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि रेल दुर्घटनाएं अक्सर हो रही हैं जी। और अश्विनी वैष्णव का कार्यकाल में भी देखा जाए तो 4-5 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, तो इन पर काम करना इनकी जिम्मेदारी होगी। और चूंकि 19 से 24 तक काम कर चुके हैं, उनके समय जो घटनाएं हो उनमें सुधार लाना, उनको रोकना, उसके साथ चाहे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो, नई लाइनों का विस्तार हो, या जो छोटी लाइनें हैं उनको मीटर गेज से बड़ी लाइन में कन्वर्ट करना, तो ये तमाम प्रोजेक्ट भारत सरकार के हैं जो इस समय देश में चल रहे हैं। कुछ ऐसे नए प्रोजेक्ट रेल के शुरू होने हैं जिसमें मेट्रो रेल भी शामिल है। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको मोदी सरकार अपने एजेंडे में लेकर चल रही। बुलेट ट्रेन सबसे बड़ा एजेंडा है जिसको अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल के समय ही शुरू किया गया था, उसको अमली जामा भी उन्हीं के कार्यकाल में पहनाया जा रहा है। तो रेल मंत्रालय में सबसे बड़ी बात है कि एक VIP से लेकर आम आदमी की ये ट्रेन विभाग है जिसमें आम आदमी से भी ताल्लुक रखना पड़ता है। समस्या रेल में भी है, भीड़ बहुत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का और विकसित होना है, ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जानी है, रेलवे की जो नए मीटर गेज जो पुरानी रेलवे लाइन थी उनको उखाड़ कर नए जाना है। इसके साथ साथ मालगाड़ी के लिए एक अलग से रेल ट्रैक बनाना है। तो इन तमाम प्रोजेक्ट पर
मोदी सरकार ध्यान रही, मोदी सरकार में जो मालगाड़ियों के लिए अलग से ट्रैक बनाने का जो प्रोजेक्ट है, ये सबसे गंभीरता से लिया गया, इस पर तेजी से काम भी कराया गया, ताकि जो सवारी गाड़ी है वो एक्सप्रेस सारी ट्रेनें उस दूसरे रूट से निकले, उसी के बगल और पैरेलल में एक लाइन वो बनाई जाए जिस पर माल गाड़ियां निकलती रहें। तो ये सारे प्रोजेक्ट मोदी सरकार के हैं, जिनको अश्विनी वैष्णव अब तक देख रहे थे, और 24 से आगे वही देखें, वही संभाले, उन्हीं के देख रेख में काम बढ़ रहा था। तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अश्विनी वैष्णव पर भरोसा जताते हुए 2024 में एक बार फिर रेल मंत्रालय सौंपा है। क्योंकि सूचना प्रसारण मंत्रालय भी बहुत ही सेंसिटिव मंत्रालय होता है, और खासकर इसमें पत्रकारों से लेकर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम ऐसी चीजें सरकार से जुड़ी रहती है, सरकार उसको प्रभावित कर। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव को 2024 के कार्यकाल में 2 जिम्मेदारियां, 2 मंत्रालय सौंपे गए हैं, जिसमें वो रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे और साथ ही उनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया है। 2019 के कार्यकाल में ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर के पास था, हालांकि इस बार उन्हें सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पर 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 18 जून से शुरू होगा। इसकी शुरुआत नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ से होगी। शुरुआती 2 दिन चुने गए 543 सांसदों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे, जबकि 20 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। अगले दिन 21 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। हालांकि अभी पूरे कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। करीब 10 साल के इंतजार के बाद इस बार संसद में विपक्ष का प्रतिनिधित्व बढ़ा हुआ नजर आएगा। मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहली बार विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष का पद मिलेगा। स्पीकर पद इस बार भी भाजपा अपने पास ही रखेगी। हालांकि दिलचस्पी यह जानने में है कि भाजपा पूर्व स्पीकर ओम बिरला पर दोबारा भरोसा जताएगी या कोई नया चेहरा पेश करेगी। और आपको बता दें कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सुमित्रा महाजन, तो दूसरे कार्यकाल में ओम बिरला को मौका मिला था स्पीकर पद पर रहने का। महाजन 2019 का चुनाव नहीं लड़ी थी, जबकि बिरला राजस्थान की कोटा सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। और इसी बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां पर भूपेंद्र यादव को अपना कार्यभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए भूपेंद्र यादव की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। के न्यूज़ इंडिया आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र यादव अपने नए कार्यभार को ग्रहण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और पहले दिन अपना कार्यभार संभालने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और भूपेंद्र यादव अपना कार्यभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 9 जून को उन्होंने भी शपथ ली थी और उन्हें पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये तस्वीरें जहां पर अपने पहले दिन कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे हुए हैं भूपेंद्र यादव। पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र यादव को सौंपी गई है और ये तस्वीरें की न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को सौंपी गई है और आज भूपेंद्र यादव अपना कार्यभार संभालने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो बातचीत करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही तमाम तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं, जानकारी भी लेते हुए दिख रहे हैं और इस दौरान वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज उनके कार्यभार का पहला दिन है और पहले दिन काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी भूपेंद्र यादव को सौंपी गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जून को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश में पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी, जबकि बीजेपी ने अभी तक उड़ीसा के सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया है। उड़ीसा में बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव इस मीटिंग के ऑब्जर्वर होंगे। इस दौरान विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उड़ीसा बीजेपी प्रदेश में नेतृत्व राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा।
12 जून को ओडिशा में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री समेत बीजेपी आलाकमान के नेता मौजूद रहेंगे। 11 बजे सुबह आईटी पार्क मैदान केसरपल्ली में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और इसके बाद शाम 4:45 पर ओडिशा के जनता मैदान भुवनेश्वर में शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता उपस्थित नजर आएंगे। बता दें कि ओडिशा में बीजेपी सत्ता में आई है, जहां पर क्लीन स्वीप करते हुए मात्र एक सीट ही है जो बीजेपी को नहीं मिली है और वो बीजेडी के खाते में गई है। बाकी सारी सीटें बीजेपी के खाते में है। बीजेपी वहां सरकार बनाने वाली है और मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हैं, उनका रुख करेंगे। अखिलेश जी, देखा जाए तो अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर टीडीपी के जो प्रमुख हैं चंद्रबाबू नायडू, वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और वहीं अगर उड़ीसा की बात करी जाए तो वहां पर अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की गई है। मुख्यमंत्री का चयन करने की जो पर्यवेक्षक, एक तरीके से कह ले तो पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव बनाए गए हैं। इन पर क्या कुछ जानकारी है? लगभग कितने समय में उड़ीसा में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है? इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? अवंतिका, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी राज्य में सरकार बनती है तो उनकी एक अपनी प्रक्रिया होती है। किसी भी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को, यानी भारतीय जनता पार्टी को अगर वहां चुनाव में जीत मिलने के बाद जी केंद्र सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो आला कमान होता है उसके तरफ से 2 या 2 से ज्यादा पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया जाता है। उड़ीसा के मद्देनजर देखा जाए तो राजनाथ सिंह को और भूपेंद्र यादव को उड़ीसा के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। दोनों पर्यवेक्षक उड़ीसा जाएंगे, वहां पर सभी विधायकों से बात करेंगे। विधायक दल की एक बैठक होगी, वहां विधायकों से 1 to 1 भी बात कर सके। सभी विधायकों की राय जानने के बाद एक नाम पर सहमति जताई जाएगी और सहमत जताई जाने के बाद उसका नाम फाइनल करके बिना घोषणा किए हुए आला कमान को उसकी रिपोर्ट दिल्ली में सौंप देंगे। उसके बाद दिल्ली से उस मुख्यमंत्री बनाए जाने के उस विधायक के नाम की घोषणा की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है मोटी मोटी, जिसके तहत मुख्यमंत्री के नाम पद के लिए चुनाव होता है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो 12 तारीख को जब शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा उस दौरान मुख्यमंत्री का नाम क्लियर हो जाएगा। हालांकि शाम 4:45 पर शपथ ग्रहण की जो बात है वो सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे थे, जहाँ पर आंध्र प्रदेश और साथ ही उड़ीसा में 12 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा और इसमें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में चल रहा प्रदर्शन उग्र हो गया। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है। इस बीच पुलिस ने हिंसा और आगजनी के आरोप में करीब 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। 10 जून को इस भीड़ ने जिला कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ के साथ ही बिल्डिंग में आग भी लगा दी थी। पूरी घटना में 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए थे। दरअसल 17 मई को सतनामी समुदाय द्वारा पूजित जैत खंभ को अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया था। इससे सतनामी समुदाय में व्यापक आक्रोश फैल गया। ये जैत खंभ बलौदा बाजार जिले के गिरदौपुरी धाम में पवित्र अमर गुफा के पास स्थित है। मामले को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंताजनक बताया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डीजीपी को तलब किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रवि सोनकर भी जुड़े हुए हैं। रवि, आपका रुख करेंगे। और देखा जाए तो जिस तरीके से ये तनावपूर्ण हालात बलौदा बाजार में देखने को मिल रहे हैं, इनसे निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं, लेकिन अभी तक अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो कैसा क्या सामने आ रहा है, कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? जी अवंतिका, आपको मैं बता दूं कि कल जिस प्रकार से बलौदा बाजार जिले में सतनामी समाज के लोगों के द्वारा जिस प्रकार की जो स्थिति परिस्थिति जो बनाया गया, जो हिंसा जो भड़की वहां पे, जो कलेक्टोरेट जैसी एक पब्लिकली स्थान को जो फूंक दिया गया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वारदात, जो प्रदेश की जो बड़ी वारदात है, यह उभर कर सामने आया है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जो कल स्थितियां परिस्थितियां जो बनी थी,
थी, जो लगभग हजारों की संख्या में जो जिस प्रकार से सतनामी समाज के लोगों ने कलेक्टोरेट का घेराव किया और जिस प्रकार से गाड़ियों को फूंक दिया गया, कलेक्टोरेट को जला दिया गया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बड़ी घटना ये उभर कर सामने आई है। और जिसे कहीं ना कहीं इसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जो कुंभकर्णीय नींद बोला जाए तो यह भी कहना गलत नहीं होगा। तो कुंभकर्णीय नींद से जो जगी हुई थी, लगभग ये एक माह पूर्व की घटना है। और जिस प्रकार से शासन प्रशासन जिस प्रकार से उदासीन दिखा रहा था, तो कहीं ना कहीं सतनामी समाज के द्वारा यह आक्रोश देखने को मिला है। और जिस प्रकार से कल जो घटना हुई नतीजा आपके सामने है। जी अवंतिका। बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, कई वाहनों को भी जलाया गया है। अभी अगर फिलहाल बात करें तो 60 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और उसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया गया है, क्या कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है? नहीं, निश्चित रूप से अवंतिका, जिस प्रकार से जो कल घटना हुई है उसका तुरंत संज्ञान लेके जो उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तत्काल जांच के आदेश दिए थे। वहीं विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की बात करें तो विष्णुदेव साय ने कहीं ना कहीं जो उस रेंज के जो आईजी हैं और जो वहां के कमिश्नर है, तत्काल स्पॉट में पहुंचने के आदेश जारी किए थे, गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे। चूंकि बड़ी घटना है, इतिहास में पहली बार कलेक्टोरेट जैसी स्थान को, जहां पे सरकारी निवास, जहां पे स्वयं बलौदा बाजार पुलिस अधीक्षक बैठते हैं, स्वयं जिला कलेक्टर बलौदा बाजार वहां पे बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस प्रकार से पुलिस मुस्तैद दिख रही है, उस समय जो जिस प्रकार की जबकि ये घटना है, तो वहां पे निश्चित रूप से पुलिस की जो पुलिस बल की जो संख्या थी वो काफी कम थी। और जिस प्रकार से सतनामी समाज के लोग पूरे प्रदेश से बलौदा बाजार में एकत्रित हुए थे, तो कहीं ना कहीं बड़ी घटना यह हुई थी। आपको मैं यह बता दूं कि जिस प्रकार से सतनामी समाज के धर्मगुरु और भाजपा विधायक आरंग के खुशवंत साहिब का जो बयान जो सामने आया है, तो कहीं ना कहीं इसे साजिश करार दिया जा रहा है। बाहर के लोगों के द्वारा आए हुए इस प्रकार के कृत्य को किया हुआ बताया जा रहा है। जी अवंतिका। बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो फिलहाल अभी स्थिति काबू में बताई जा रही है, और जिस तरीके से आपने भी बताया कि पुलिस ने एक्शन लिया है और तत्काल प्रभाव से 60 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में ये घटना हुई है, जहां पर सतनामी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस घटना को अंजाम दिया और कई वाहनों को इस दौरान आगजनी की गई। पूरे प्रदेश से सतनामी समाज के लोग एकत्रित हुए थे और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया, जहां पर कई वाहन फूंक दिए गए। इसके अलावा पत्थरबाजी की भी जो बात है वो सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तहस नहस जो है वो किया गया है सरकारी प्रॉपर्टी को। हालांकि इस दौरान पुलिसकर्मी की संख्या जो है वो काफ़ी कम थी, और जिसको लेकर के जल्द से जल्द मुख्यमंत्री ने और साथ ही उप मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए और आईजी को निर्देश देते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करने की बात भी कही है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर जम्मू कश्मीर से बताते हैं, जहां पर शिवखोड़ी धाम से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। इसमें लश्कर कमांडर अबू हमजा के भी शामिल होने का शक है, और आतंकियों ने हमले में अमेरिकी M4 राइफल का इस्तेमाल किया था। चौथे आतंकी की मौजूदगी की भी आशंका जताई जा रही है। आतंकियों की तलाश में ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से रियासी और राजौरी के जंगल में अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और राज्य जांच एजेंसी की टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। जांच अधिकारियों ने बताया कि बस में सवार श्रद्धालुओं और प्रत्यक्षदर्शियों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चौथा आतंकी हमलावरों को कवर दे रहा था। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी रियासी और राजौरी से सटे जंगलों की ऊंची पहाड़ियों पर गुफाओं में छिपे हो सकते हैं। और जानकारी मिल रही है कि आतंकियों के पास अमेरिकी M4 राइफल थी, जिससे उन्होंने हमला किया है। फिलहाल अभी तक 3 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन चौथे आतंकी की भी आशंका जताई जा रही है। और इस हमला को इस
जो घटनाक्रम है इसको अंजाम देने के बाद आतंकी जंगलों की ऊंची ऊंची पहाड़ियों की गुफाओं में जाकर छिपे हो सकते हैं, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। और इसको लेकर के सेना के जवान अलर्ट मोड पर हैं। ड्रोन के साथ साथ खोजी कुत्तों के साथ भी वो जगह जगह पर तलाश कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से अभी तक जानकारी थी कि 3 आतंकी जो हैं इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि चौथा आतंकी भी था और लगातार तलाश की जा रही है। फिलहाल की बात करें तो क्या अभी तक किसी प्रकार का कोई सुराग लग पाया है आतंकियों के कहीं छिपे होने का? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि जम्मू के एरियाई इलाके में जो बसर आतंकवादी हमला हुआ था उस पर घात लगा था आतंकवादियों ने, लेकिन बस को निशाना बनाया, उसमें 10 लोगों की जान चली गई और 3 लोग और 2 बच्चे भी उसमें घायल हुए जिनकी हालत गंभीर है। आपको बता दें कि अवंतिका है कि वो आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी हैंडलर हैं, जो जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन है उनके आका हैं, वो वहां से हैंडलिंग के तौर पर हैंडलर कर रहे थे। और जिन आतंकियों ने यहाँ इसको निशाना बनाया उनको जम्मू में बैठे हुए किसी आतंकवादी भी यहाँ पर जो उनको लिए काम करते हैं उनमें से किसी का भी हाथ बताया जा रहा है। अभी तक एनआईए और रक्षा मंत्रालय और तमाम सूत्रों से जो खबरें निकल के आ रही है उसमें ये लगातार सरकार और एनआईए जांच एजेंसी और दूसरी एजेंसियां जो इसको जांच कर रही है और वहां की जम्मू की स्थानीय पुलिस से लेकर आर्मी की तरफ से जो सूचना दी जा रही है उसमें यही कहा है जो जम्मू की बस पर हमला हुआ है उसमें आतंकियों ने अगर बस पर निशाना बनाया, खासकर इसका उन्होंने पहले से ही लक्ष्य तय किया था कि इधर मोदी सरकार की तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह हो रहा, उस दौरान बस को फैलाकर एक है कि भारत के अंदर शांति व्यवस्था को भंग किया जाए और दहशत को। फिलहाल आर्मी की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकवादियों को पकड़ने और उनको मारकर गिराने के लिए लगातार आपको एक के बाद एक सर्च अभियान और जो हैंडलर पाकिस्तान में बैठे उनके लिए यहाँ पर जम्मू में बैठकर और कश्मीर में बैठकर जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में उनकी मदद करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनकी भी लगातार सर्च अभियान और छापेमारी चल रही है। अभी उस तरह से कामयाबी नहीं मिली है कि आखिरकार इसके पीछे पूर्णतः किसका मंसूबा था, किसने इस घटना को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई है और जो 10 जाने गए हैं उनके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या हो। इन तमाम चीजों पर वहां पर सुरक्षा बल, सेना और सरकार सक्रिय होकर काम कर रही। फिलहाल अब तक जो सर्च अभियान में देखने को मिला है उस हिसाब से कार्रवाई तेजी के साथ की जा रही है और ये देखना होगा कि आगे अभी तक जो आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो कहाँ छिपे हैं, कौन है, किसकी सरपरस्ती में यहाँ पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अवंतिका, बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है वो भी उस दिन जिस दिन नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। और इसके अलावा अखिलेश जी, ये भी देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि आतंकियों के पास अमेरिकी M4 राइफल होने की बात सामने आ रही है जिससे उन्होंने हमला किया। तो बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर उन्हें हथियार जो है वो कहाँ से मिले? क्या वो अगर पाकिस्तानी आतंकी कहे जा रहे हैं तो वो पाकिस्तान से इन हथियारों को लेकर के आए थे? बिल्कुल, उनके पास हथियारों को जिक्र किया कि हथियार बेशक अमेरिकी राइफल के तौर पर कहा जाता है जो आर्मी को वहां से बरामद हुए, लेकिन आपको जो बता दें कि पाकिस्तान में बैठे हुए जो भी आतंकवादी गुटों के आका हैं वो इस घटना को अंजाम देने के लिए और वो जिस देश में घटना नहीं, भारत में भी घटना को अंजाम दिया है, उनका डाइवर्ट दूसरे देश से करने के लिए इसलिए उनके हथियारों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके तरफ शक न हो और शक की सुई उधर दूसरी तरफ घूमे कि अमेरिका की कहीं कहीं इसमें कोई मिली भगत हो सकती है, उनके हथियार यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, आतंकवादियों के हथियार कैसे मिले। तो ये जो अमेरिकी S4 राइफल का सवाल है, तो इन तमाम चीजों को जो आतंकी हमला हुआ है और जो आतंकी हमला करने वाले आतंकी किया है, इसको ये है कि यहाँ के बिल्कुल अखिलेश जी। और जाहिर तौर पर देखा जाए तो जांच एजेंसियां भी काफ़ी अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं, लगातार धरपकड़ की जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों का सारथी।
और ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां 18 जून को काशी जाएंगे पीएम मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काशी दौरा। पीएम मोदी किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित और वहीं 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 1 दिवसीय दौरे पर काशी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा। पीएम मोदी किसान सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। काशी में किसान सम्मेलन को भी करेंगे संबोधित। 1 दिवसीय दौरे पर काशी में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 दिवसीय दौरे पर काशी में रहेंगे पीएम मोदी। पीएम बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भाग लेंगे प्रधानमंत्री। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला काशी दौरा कहा जा रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ जो विशेष तैयारियां हैं वो काशी में देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं और शपथ लेने के बाद उनका पहला ये दौरा काशी विश्वनाथ के लिए होगा, वाराणसी के लिए होगा। क्योंकि 2014 में जब वाराणसी से चुनाव लड़े थे तो उनका अलग ही नारा था। उसके बाद 19 में फिर चुनाव लड़े, फिर जीत दर्ज की, 24 में भी लड़े, दर्ज जीत किए। तो वहाँ के लोगों को जो है, जो उनसे लगाव है, जो लोग वहाँ पे इनके लिए जो है पूरा जी जान से मेहनत करते हैं, चुनाव समय हो चाहे जो भी हो। एक काशी ऐसी नगरी है, जब आप देखेंगे कि वहाँ अगर नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर कोई बात की जाए तो वहाँ काशी के लोग तुरंत जवाब देते हैं। तो एक कार्यक्रम जो कल उनका है, पहली बार जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार जब जा रहे हैं वहाँ पे, तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। काशी कॉरिडोर बना है, इसी सरकार ने बनाया। पूरी देखिए जो काशी की जो गलियाँ थी वो कहीं न कहीं लोगों को ये बताती थी कि बनारस की गली है, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद जो है वहाँ दर्शनार्थी और तमाम लोगों के जो सुख सुविधाएं जो वहाँ पे मिली हैं, इसको लेके काफ़ी लोग खुश रहते हैं। तो अब तैयारियों की अगर बात करें तो कल जाएंगे वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन दर्शन करेंगे। उसके बाद इस्कॉन जो मंदिर है वहाँ के लोगों से मिलेंगे और तमाम जो लोग हैं इनके, चाहे वो लोकसभा चुनाव में इनके जो प्रस्तावक रहे हैं, उसके बाद जो इनके लिए वहाँ से प्रचार प्रसार किए हैं, और खासकर काशी के लोगों के लिए जो है एक कल का एक अहम दिन होगा कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी फिर आ रहे हैं। तो पूरी तैयारी, दशाश्वमेध घाट पे प्रतिदिन आरती होती है, कल वो आरती में भी वहाँ शामिल होंगे। गंगा आरती जो की जाती है उसको देखने के लिए देश विदेश के लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, तो उस आरती में भी शामिल होंगे। हालांकि जब भी वाराणसी रुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जरूर जो है वहाँ पे आरती जो है किए हैं, गंगा आरती की में शामिल हुए हैं। तो ये सब चीज़ें एक उनकी जो है उनकी जो प्रक्रिया में जो है वो शामिल है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वहाँ की जनता को धन्यवाद देना, उसके बाद उनसे बातचीत करना, फिर आगे उनकी जो प्लानिंग है वाराणसी को लेके, क्योंकि देखिए विपक्ष भी हमेशा उन पे जो है काशी को लेके क्वेटो शहर उनको बोलता था कि क्वेटो बना कि नहीं बना। तो ये चीज़ का भी जो है जवाब वहाँ की जनता देती है और वहाँ के लोग कितना खुश हैं या कोई जो काम बचा उसकी भी वो आधारशिला जरूर रखेंगे कि हाँ उनके मन में अब काशी के लिए क्या है, वो भी बात वहाँ लोगों से साझा करेंगे। बिल्कुल, और साथ ही वहीं कौशलेंद्र, ये भी देखा जाए तो जैसे कि 2019 के मुकाबले इस बार 24 में प्रधानमंत्री का जो जीत का मार्जिन है वो भी घटा है। तो क्या इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जनता के बीच पहुंचेंगे और जनता का जो मन है उसे जीतने का प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अब कुछ भी हो, क्योंकि इंडिया अलायंस ने भी मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ा, उसके बाद भी इन्होंने जो जीत का मार्जिन था, हालांकि 2014 फिर 19 में जो कम हुआ वो लगातार डाउन हो रहा है, लेकिन जीत तो हो रही है। जो जीता वही सिकंदर, जो कहा नहीं गया है कि जो जीत गया वो सिकंदर है। तो जो हार होती है, जीत होती है, कि चाहे एक वोट से हो चाहे जो भी हो, लेकिन वाराणसी के लोग इनके साथ खुले तौर पर रहे हैं। और काशी नगरी ऐसी जो है नगरी है कि जहाँ पे देखिए जब एक गए वहाँ पे पहली बार जब गए थे तो लोग कितने स्वागत किए इनका, उसके बाद दिल खोल के लोगों ने मतदान किया, इनको विजयी बना के भेजा, फिर प्रधानमंत्री की शपथ लिए। तो और लगातार वो जब सिलसिला चल रहा है
तो लोगों के बीच में जो सुविधा जो दुविधा भी होगी उसकी बात को सुनते हैं। हालांकि वहाँ एक कार्यालय बनाया गया जिसको मिनी पीएमओ के नाम से अगर कोई समस्या होती है तो वहाँ लोग अपनी अर्जी लगा देते हैं और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वो बात पहुँचती है। लेकिन जो समस्याएं नहीं दूर हो पाती, क्योंकि वहीं एक इन्होंने गांव भी गोद लिया हुआ है, तो उस गांव की भी जो है जो दशा है, जो व्यवस्था है, उसको भी देखेंगे, कहीं ना कहीं उसको दूर करेंगे। तो जनता के लिए जो है मोदी के मन में जो प्यार है वही वहाँ के मोदी के लिए वहाँ की जनता के मन में प्यार है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं जब वहाँ जाते हैं। तो आप देखिए कि छतों से कहीं भी हो, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद, इनके ऊपर फूल की वर्षा की जाती है, लोग स्वागत करते हैं। तो ये कार्यक्रम जो है उनके लिए जो लगा है, और क्योंकि प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं, तीसरी बार लिए हैं, उसके बाद अब वहाँ वो जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ नया जरूर होगा वहाँ पे कल। बिल्कुल, और साथ ही देखने वाले बात भी होगी। बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र, जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता देते हैं, जहां पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार काशी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही वो श्री काशी विश्वनाथ दर्शन पूजन करेंगे और दशाश्वमेध पर घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पर आज रायबरेली में सोनिया, राहुल और प्रियंका बड़ी जीत के बाद जनता को धन्यवाद देने पहुंचेंगे रायबरेली। बड़ी जीत के लिए जनता को धन्यवाद देने पहुंचेंगे। गेस्ट हाउस में कांग्रेस की होगी अहम बैठक। पूरा गांधी परिवार एक बार फिर से होगा रायबरेली में एकत्रित। तो रायबरेली में मिली जीत के बाद कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, यानी कि गांधी परिवार जो है वो रायबरेली पहुंचेगा। कार्यकर्ताओं का आभार जताया जाएगा, साथ ही जनता को भी धन्यवाद करने के लिए पहुंचेंगे। सोनिया, राहुल, प्रियंका के दौरे की सभी तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो रायबरेली में जिस तरीके से कांग्रेस को जीत मिली, उसके बाद आज पूरा गांधी परिवार जनता को धन्यवाद करने के लिए जो है रायबरेली पहुंच रहा है, तो इसको लेकर के क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जब रिजल्ट 4 जून को आया था लोकसभा का, और रायबरेली अमेठी जब लोकसभा सीट कांग्रेस अपनी वापस ली थी, क्योंकि रायबरेली में हालांकि सोनिया गांधी खुद थी लेकिन इस्तीफा दिया था उन्होंने लोकसभा सदस्य पद से, तो उसके बाद जो है राज्यसभा चली गई थी। लेकिन राहुल गांधी क्योंकि चुनाव लड़े, उसके बाद जीत दर्ज की और अच्छी मार्जिन से जीत दर्ज किया, तो ये पारिवारिक सीट उनकी है। लेकिन वहीं देखिए बगल में ही अमेठी जो लोकसभा क्षेत्र था उसको भी गांधी परिवार ने वापस लिया और एक अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा के वहां पे जो है स्मृति ईरानी जैसे केंद्रीय मंत्री को चुनाव हराना। क्योंकि देखिए जब 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने जो चुनाव हराया था, उस समय भाजपा का जो ग्राफ था लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा था, और
उस अपमान का बदला लेने के लिए कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई थी और 2024 के इलेक्शन में एक कार्यकर्ता जो किशोरी लाल शर्मा, एक छोटे से कार्यकर्ता, उनके ऑफिस में काम करने वाले से अगर चुनाव कोई बड़ा नेता हारता है तो वहां पे धन्यवाद, जनता के आभार, जो धन्यवाद और जो कार्यक्रम है वो तो बनता ही है। लेकिन अब जो है, जो आज कार्यक्रम लगा है, कांग्रेस पूरा परिवार जो है, गांधी परिवार पूरा रहेगा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा रहेंगी और सोनिया गांधी स्वयं रहेंगी, तो वहां की जनता को धन्यवाद ज्ञापित करेंगी। और जो वहां की रणनीति होगी, क्योंकि राहुल गांधी अभी इस समय वायनाड से भी लोकसभा चुनाव जीते हैं, तो ये भी तय हो जाएगा कि राहुल गांधी रायबरेली में ही रहेंगे कि वायनाड जाएंगे, या यहाँ हो सकता है कि प्रियंका गांधी अगर आ रही हैं तो हो सकता है उपचुनाव में रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। इसके लिए भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि वहां जो नेता, जो कार्यकर्ता, जो तमाम पदाधिकारी थे, जो चुनाव में बड़ी मेहनत किए राहुल गांधी के लिए और वहीं अमेठी के लिए, तो ये तय होगा कि आखिर में क्या स्थितियां बन रही हैं। अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे तो रायबरेली सीट नहीं छोड़ेंगे, वायनाड सीट छोड़ेंगे, और अगर वायनाड रहेंगे तो रायबरेली ही सीट उनको छोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे उपचुनाव हो जाएंगे। तो उपचुनाव को लेकर अगर प्रियंका गांधी आ रहे तो लोगों के अंदर एक कयास है, हो सकता है कि प्रियंका गांधी फिर यहाँ चुनाव लड़े, उपचुनाव रायबरेली में हो, यहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन उसके लिए पहले वहाँ पे जब धन्यवाद ज्ञापन जब हो जाएगा, जनता के प्रति आभार व्यक्त करेंगे, उसके बाद लोगों से चर्चा करेंगे, जो उनके पदाधिकारी, जो उनकी कोर टीम है, जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, उनसे बातचीत करने के बाद ही उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन अमेठी और रायबरेली दोनों सीट जीतने के बाद, क्योंकि कांग्रेस की जो खुशी का जो ठिकाना हो, कहीं ना कहीं जग जाहिर है कि उनके अंदर कितनी खुशी है कि अमेठी भी अपनी घरेलू सीट वापस आ गई और रायबरेली पहले से ही थी, उस पर राहुल गांधी स्वयं चुनाव जीते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि रायबरेली में मिली जीत के बाद कांग्रेस काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है और साथ ही पूरा गांधी परिवार आज रायबरेली पहुंच रहा है, जहां पर वो जनता का आभार व्यक्त करेंगे। बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव जीतने के 6 दिन बाद ही केस दर्ज हो गया है। पूर्णिया के एक बड़े फर्नीचर व्यवसायी ने पप्पू यादव पर 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है, जबकि 1 करोड़ की रंगदारी का केस दर्ज होने पर पप्पू यादव भड़के और बोले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच करा ली जाए। पूर्णिया पुलिस के मुताबिक पीड़ित फर्नीचर व्यवसायी ने शिकायत में बताया है कि 4 जून को मतगणना वाले दिन पप्पू यादव ने उसे अपने घर बुलाया था। जब व्यवसायी पप्पू यादव के घर पहुंचा तो उन्होंने उससे 1 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। पीड़ित ने पुलिस को यह भी बताया कि पप्पू यादव ने पैसे मांगने के साथ साथ धमकी भी दी थी। कहा था कि अगर पैसे नहीं मिले तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इसके अलावा पप्पू यादव ने यह भी कहा कि अगले 5 साल तक वो पूर्णिया के सांसद रहने वाले हैं और उसे तब तक उनसे निपटते रहना होगा। फर्नीचर व्यवसाय की शिकायत के बाद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके करीबी अमित यादव के खिलाफ मुफस्सिल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव जीते पप्पू यादव पर आरोप लग रहे हैं, पैसे मांगने का आरोप लगाया जा रहा है और पीड़ित ने शिकायत जो है वो भी दर्ज कर दी है। हालांकि पप्पू यादव अपने इन आरोपों को नकारते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है इस पर? देश के लोकसभा चुनाव में 3 बार निर्दलीय चुनाव जीत का इतिहास रखने वाले, बिहार से ताल्लुक रखने वाले पप्पू यादव पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने और रंगदारी न देने पर जान से मारने का मुकदमा दर्ज किया गया। पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा चुनाव निर्दलीय 2024 के लोकसभा चुनाव में जीते हैं। उनको लेकर पुलिस में एक व्यापारी वहाँ के हैं जो लकड़ी के कारोबारी हैं, उनके तरफ से ये कहा गया है कि पप्पू यादव ने फोन कर उनसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। वो कहा कि 1 करोड़ रुपए अगर नहीं देंगे तो उनको जान से मार दिया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर व्यापारी ने पूर्णिया जिले के थाने में FIR दर्ज कराई है। उसमें अपनी जान को खतरा बताया, कहा कि अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो मेरी जान को खतरा है और मेरा कभी भी मर्डर हो सकता है। फिलहाल पप्पू यादव की तरफ से ये सभी आरोपों को से खारिज कर दिया गया है। उनका सीधे तौर पर कह रहा है कि ये सिर्फ हमको फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए इस तरह से मनगढ़ंत FIR मेरे ऊपर कराई गई है। मैंने न किसी से कोई पैसा मांगा है, न मैंने किसी को फोन किया है और न कोई रंगदारी और धमकी देनी जैसी बात है। अब ये देखना होगा कि बिल्कुल, और जाहिर तौर पर देखा जाए तो फिलहाल जांच भी इस तरीके की जानकारी मिल रही है कि पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
खबर आपको भिंड से बताते हैं, जहां पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को नोटिस। डॉक्टर गोविंद सिंह के भाई को भी दिया गया नोटिस। डॉक्टर गोविंद सिंह के भाई को भी दिया गया नोटिस। एसडीएम कोर्ट ने दिया नोटिस। 11 जून तक मांगा स्पष्टीकरण। एसडीएम कोर्ट ने दिया नोटिस। 11 जून तक मांगा स्पष्टीकरण। गैर अनुमति के बनाई गई थी 7 दुकानें। बाईपास रोड स्थित मकान में बनी अवैध दुकानें। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको लखनऊ से बता देते हैं, जहां पर पत्नी ने पति को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ा। रेस्टोरेंट में प्रेमिका के साथ पकड़कर किया हंगामा। पत्नी और उसके भाई ने की पति और प्रेमिका की पिटाई। रेस्टोरेंट में हंगामे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस। पत्नी और उसके भाई ने की पति और प्रेमिका की पिटाई। रेस्टोरेंट में हंगामा की सूचना पाकर पहुंची पुलिस। बाराबंकी निवासी युवक गर्लफ्रेंड को लेकर आया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी भी जुड़े हुए हैं। भरत, जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है, जहां पर पति और उसकी प्रेमिका की जो पिटाई है वो पत्नी और उसके भाई ने की है, जिसके बाद रेस्टोरेंट में बढ़ते हंगामे को देखते हुए पुलिस बुलाई गई। फिलहाल क्या कुछ है पूरा मामला, पुलिस ने अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि एक पति था, उसकी पत्नी को जानकारी हुई कि वो अपनी प्रेमिका के साथ लखनऊ के एक रेस्टोरेंट में है, और जैसे ही उसकी बीवी को जानकारी हुई, वो अपने बीवी अपने भाई के साथ तमाम लोगों के साथ उस रेस्टोरेंट में पहुंच गई। और सबसे बड़ी बात है, रेस्टोरेंट में पहुंचते बीवी ने उसकी प्रेमिका के ऊपर हमला कर दिया और उसके पति को भी, अपने पति को भी उसने मारा। और जैसे ही वहां पे एक मारपीट की घटना हुई, तमाम जो लोग हैं वो वहां पहुंच गए और वीडियो बनाने लग गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। फिलहाल पूरा मामला राजधानी लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र का है। करीबन जो ये हंगामा 1 घंटे तक हंगामा चलता रहा। सबसे बड़ी बात है, पुलिस मौके पर पहुंची, किसी राहगीर ने पुलिस को सूचना दी, वो वहां पे पहुंची, उसके बाद भी लगातार वहां पर हंगामा चलता रहा। लेकिन जिस तरीके से हंगामा पिटाई कर रही थी पत्नी, और अपने पति की भी कर रही थी, प्रेमिका भी कर रही थी, सड़क पर लगातार मारती रही थी, कोई भी बीच बचाव के लिए नहीं पहुंचा। लेकिन अब जब ये पूरा मामला है, जब पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने दोनों तरफ से बात की, समझौते का प्रयास किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ, जिस तरीके से साफ तौर पर वो अपनी प्रेमिका के साथ रेस्टोरेंट में गया था, उसको नहीं पता था कि ये जो वारदात, जो घटना है वो हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और मारपीट का जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं, जहां पर पत्नी और उसका भाई पति और उसकी प्रेमिका से मारपीट करते हुए देखे जा रहे हैं, जिसके बाद आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया और फिर किसी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और साथ ही आगे की बातचीत में जुट गई है।